नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कि जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक इस वक्त चल रही है। समापन सत्र को कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया जगह जगह पर, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि अभी जेसीसी कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं अमित शाह। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के समापन सत्र को कुछ ही देर में अमित शाह संबोधित करेंगे। उसके बाद में बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को भी संबोधित करेंगे। तो सबकी निगाहें, सबका इंतजार इस पर टिका हुआ है कि आखिरकार आज जयपुर की धरती से अमित शाह क्या संदेश देंगे, पार्टी के लिए क्या संदेश होगा, विरोधियों पर किस तरह की आक्रामकता उनकी होगी और साथ ही साथ बाकी लोगों के लिए क्या संदेश होगा, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इससे पहले जैसलमेर से जयपुर पहुंचे अमित शाह और एयरपोर्ट से लगा करके उनके तमाम रास्ते जेसीसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचने तक जोरदार स्वागत उनका देखने को मिला, शाही अंदाज में, राजस्थानी अंदाज में, जिसमें राजस्थान के कला संस्कृति के रंग भी देखने को मिले। तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक इस वक्त चल रही है। अमित शाह की मौजूदगी और कुछ ही देर में अमित शाह का यहां पर संबोधन होगा। क्या कुछ कहेंगे, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि आज ही करीब 6 बजे का ये भी कार्यक्रम कि अमित शाह प्रदेश के 10 बड़े लीडर्स के साथ 1-to-1 मुलाकात करेंगे। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। साथ ही वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक तरफ बीजेपी कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें और दूसरी तरफ शाह का काफिला जब तक एयरपोर्ट से यहां तक पहुंचा और उस बीच रास्ते में किस तरीके से भव्य स्वागत किया गया अमित शाह का। जगह जगह राजस्थानी कला संस्कृति के रंग देखने को मिले। अपने आप में एक भव्य आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो पहले मंदिर दर्शन और उसके बाद शौर्य दर्शन और अब सियासी दर्शन अमित शाह का, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। चिंता, चिंतन और चाणक्य के साथ ये देखेंगे। तो लगातार हम आपको बता दें कि प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया जा रहा है। वसुंधरा राजे से लगाकर के सतीश पूनिया, प्रभारी अरुण सिंह, गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और चारों केंद्रीय मंत्री, जिनमें गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, अर्जुन मेघवाल हैं, कैलाश चौधरी हैं, भूपेंद्र यादव और बाकी की अगर हम बात करें तो सांसद ओम प्रकाश माथुर भी यहां पर मौजूद हैं। इस मौजूदगी में एक मंत्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देने की जरूर कोशिश है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से पार्टी को लोगों के बीच में जाना है, क्या एक स्ट्रेटेजी होगी। और यह भी माना जा रहा कि यहां पर अभी से आगामी चुनाव को लेकर के रणनीति बीजेपी के खेमे ने बनानी शुरू कर दी है और आगाज जो है उसका, और जो मंत्र जो दिए जा रहे हैं अब वो अमित शाह की तरफ से। और हमारे सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ लगातार जेसीसी कन्वेंशन सेंटर से बने हुए हैं। बाबूलाल, क्या कुछ अपडेट? अमित शाह अभी प्रदेश कार्य समिति में है, वहां पर उनका जो संबोधन है उस पर सबकी निगाहें हैं और वहां पर मीडिया फिलहाल नहीं है। मीडिया के लिए ये जो हॉल है इसमें मीडिया के लिए ओपन रखा गया है और अभी जो है बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर अभी जनप्रतिनिधियों के साथ में जो बैठक होने, जो सम्मेलन होना है उसको वो संबोधित कर रहे हैं। मंच पर सीपी जोशी हैं, कैलाश चौधरी हैं, राजेंद्र राठौड़ और कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जो कि जयपुर ग्रामीण के सांसद हैं। फिलहाल सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अमित शाह का, लेकिन जिस तरह की तैयारी थी प्रदेश की बीजेपी की, एयरपोर्ट से लेकर के जेईसीसी तक का जो 9 किलोमीटर लंबा मार्ग था, वो बहुत जल्दबाजी हुई। अमित शाह क्योंकि लेट हो गए थे, देरी से पहुंचे थे, तो उन्होंने रास्ते में ज्यादा वक्त उन्होंने नहीं दिया। तो जो स्वागत सत्कार करने के लिए जो तैयार होकर के आए थे कार्यकर्ता नेता, वो थोड़े मायूस हुए हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने इतनी लंबी तैयारी की, नजरें आपस में मिल जाती, थोड़ा वो ठीक से उनका स्वागत करते, वेलकम करते तो चेहरा खुश हो सकते थे। लेकिन क्योंकि अमित शाह ने ज्यादा गाड़ी कहीं नहीं रोकी, बहुत तेजी से वो वहां से चले और तत्काल यहाँ पर पहुंच गए। इसकी उम्मीद ना तो मीडिया कर्मियों को थी, नहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को थी, और जो लोग रास्ते में उनका इंतजार कर रहे थे, उनकी एक झलक पाना चाहते थे, वो भी आज उनकी झलक नहीं पा पाए। फिलहाल
जेसीसी की में चल रही बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति में इस वक्त मौजूद है अमित शाह, उनके साथ में तमाम बड़े नेता बैठे हैं। बाबूलाल, थोड़ा सा मैं आपसे जरा समझना चाहूंगा, क्योंकि एक लंबे वक्त से आप देख रहे हैं राजस्थान की राजनीति को कवर करते आए तमाम नेताओं को, राजस्थान की मौजूदा राजनीति और उसमें अमित शाह का दौरा, इसके मायने क्या है? आप कैसे देख पा रहे हैं इस पूरे दौरे को? जी देखिए, 3 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सत्ता से बाहर हो गई तो उसके बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ पर नए प्रयोग करे। जो कार्यकर्ता वर्षों से काम कर रहे थे, जो पदाधिकारी वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने समझा कि इनके साथ उपेक्षा हो रही है, इनको भी मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए, इनको भी मौके देना चाहिए। तो पार्टी ने सतीश पूनिया को 2 साल पहले प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। इसका वसुंधरा राजे ने उस वक्त विरोध किया। वसुंधरा राजे ने पहले भी गजेंद्र सिंह शेखावत को एक मर्तबा जब प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही थी तो उन्होंने विरोध किया था। केंद्रीय नेतृत्व उनकी बात मान चुका था, लेकिन जब सतीश पूनिया का नाम आया तब भी विरोध के स्वर उभरे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद से मनमुटाव चल रहा है, खींचतान है राजस्थान की राजनीति में। वसुंधरा राजे के साथ में उम्र है, उनको लगता है कि कार्यकर्ता भी उनके साथ में है, वो एक बार और मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। जो उनके लॉयलिस्ट हैं वो ये चाहते हैं कि एक बार और वसुंधरा राजे को मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये चीजें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं कि पार्टी का आलाकमान इस वक्त वसुंधरा राजे को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहता। केंद्र में उनको बड़ी जिम्मेदारी देने की कोशिश भी हुई, बातें चली कि उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, किसी सूबे का राज्यपाल बनाया जा सकता है, लेकिन वसुंधरा राजे ने साफ कहा कि वो राजस्थान में रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी, यहीं की जनता की सेवा करेंगी। और उन्होंने देव दर्शन यात्रा हाल ही में निकाली, जिसको अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला और राजे समर्थकों में एक नए जोश का संचार हो गया कि वसुंधरा राजे राजस्थान में फिर से जो है लीड करेगी और 2023 के चुनाव में वो चेहरा होंगी। एक बड़ा विवाद यहाँ पर खड़ा हो गया वसुंधरा समर्थकों में, और जो संगठन के जो लोग हैं उनमें मनमुटाव सड़कों पर दिखाई देता है, बयानों में दिखाई देता है। हर तरफ ये विवाद जब बढ़ता हुआ दिखाई देता है तब बहुत मुश्किलें होती हैं, पार्टी की एकजुटता तार-तार हो जाती है और इसका असर उपचुनाव में पड़ा। पार्टी तीसरे और चौथे स्थान पर चली गई। तो वो जो विवाद हैं उनको थामने के लिए इस वक्त जो है अमित शाह दौरा कर रहे हैं। अमित शाह ये बताने के लिए आ रहे हैं कि जो धरातल पर चीजें हो रही बीजेपी में, ये बीजेपी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। दिल्ली तक मैसेज ठीक नहीं जा रहा है। पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो इन चीजों को लेकर के निराश है। तो उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए वो आ रहे हैं जो पार्टी को लेकर इस वक्त उभर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ता के मन में, दिलो दिमाग में और जनता के बीच में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई कि क्या बीजेपी किसी चेहरे को आगे करेगी या बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगी। तो शायद आज जब अमित शाह बोलेंगे तो निगाहें उनकी इसी बात पर टिकी होगी कि वो पार्टी में डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए किस तरह का संदेश देते हैं। कर्नल राज्यवर्धन भी हैं, अभी बोल रहे हैं मन से, पिछली मर्तबा केंद्र में मंत्री थे, इस बार जो हैं वो सिर्फ सांसद हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लेकिन अब उतने सक्रिय दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो बीजेपी जो है वो चाहती है कि सारे लोग कोशिश करें, सारे लोग प्रयास करें, अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकमेंसी है उसको जनता के बीच में लेके जाएं, आंदोलन चलाए जाएं, किसान कर्ज माफी को एक बड़ा इश्यू बनाया जाए। बीजेपी कहती है कि जो वादा किया गया था संपूर्ण कर्ज माफी कर देंगे, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। भर्तियां पूरी नहीं कर पाई कांग्रेस सरकार। बीजेपी हमेशा से कहती रहती है, युवाओं के आंदोलन को बीजेपी समर्थन देती रहती है। बिजली की दरें जो है अभी हाल ही में बढ़ी, उसको लेकर बीजेपी आंदोलन चला रही है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनका जन समर्थन हासिल कर बीजेपी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहती है। उपखंड स्तर पर, जिला स्तर पर ये ऐसे आंदोलन चल भी रहे हैं, लेकिन वहां पर गुटबाजियां हावी हो जाती है, एक नेता आता तो दूसरा नहीं आता है। तो इससे जो पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जो भ्रम की स्थिति बनी थी उसी पर ब्रेक लगाने के लिए आज अमित शाह यहाँ आ रहे हैं और तमाम जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है। सारे विधायक हैं, सारे सांसद हैं, सारे बीजेपी के पदाधिकारी हैं और साथ में बीजेपी के टिकट पर जिन्होंने भी चुनाव लड़ा वो जो चुनाव जीते वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो बदल के रख दिया उसकी बीजेपी जो है कि इस कार्यक्रम के साथ, अमित शाह के इस दौरे के साथ अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो विधानसभा और लोकसभा चुनाव की अभी से स्ट्रेटेजी बना रही है और जो पिछली स्ट्रेटेजी थी पार्टी की
उसमें कुछ बदलाव अब देखने को मिलेंगे, जैसे कि चाहे हम सरकार के खिलाफ आक्रामकता को लेकर के बात करें या फिर एकजुटता का जिक्र आपने किया, अनुशासन का जिक्र आपने किया, ये भी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ क्या यह भी माना जाए कि शाह यहां पर प्रदेश की सरकार के 3 साल का लेखा जोखा लेकर के पहुंचे हैं, क्या वो कार्यकर्ताओं से यह आह्वान भी करेंगे कि किस तरीके से कार्यकर्ता जो है वो सरकार की, जो गहलोत सरकार की खामियां उनको जनता के बीच में कैसे रखें, कैसे लेकर के जाएं? तो वापस जी बिल्कुल आह्वान करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अशोक गहलोत की सरकार जो है वो जन आकांक्षाओं पे खरी नहीं उतरी है। बीजेपी यही बात हर जगह प्रचारित करती आई है, कर रही है, और सतीश पूनिया रोज आरोप लगाते हैं। अब जाकर आरोप थोड़े से, यानी कि आरोपों का सिलसिला थोड़ा थमा है, नहीं तो बीजेपी के नेता जो है चंद महीने पहले तक ये कहते थे ये सरकार अब जा रही है, अब जा रही है, लेकिन सरकार तो गई नहीं। उल्टा बीजेपी में जो है जो मतभेद है वो उभर करके जनता के सामने जरूर चले गए। अशोक गहलोत ने न केवल सरकार बचाई बल्कि मजबूती के साथ उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया कि वो बहुत बड़े नेता हैं और वो किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं बीजेपी। लेकिन अब जो चीजें बीजेपी के सामने आ रही हैं, आपको एक लंबा संघर्ष करना है, आपके नेतृत्व को लेकर के सवाल उठते हैं। सतीश पूनिया जवाब भी देते हैं अपने काम के जरिए, लेकिन फिर भी असंतुष्ट धड़ा आपको रोज घेरता है। तो आंदोलन करने के लिए इश्यूज बहुत हैं और उन्हीं इश्यूज को लेकर के अब बीजेपी जनता के बीच में जाएगी। अमित शाह आज बहुत बड़ी ताकत आज बीजेपी को देख करके जा रहे हैं। अपनी जब उनका संबोधन होगा तो वो बहुत कुछ कहने वाले हैं, क्योंकि ये जो जनप्रतिनिधि हैं इनके पीछे जनता चलती है। ये लाखों लोगों का नेतृत्व करने वाले लोग यहाँ पर बुलाए गए हैं। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, ग्रास रूट तक उसका जो है बाबूलाल, आज के इस दौरे में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस बात को लेकर के चर्चाएं कि अमित शाह यहां पर इस कार्यक्रम के बाद 10 बड़े नेताओं से भी 1-to-1 चर्चा करेंगे। उसके मायने आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या इन 10 नेताओं की भूमिका आगे आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण होगी? क्या इसे इस तरीके से देखा जाए? पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा देश है जी, देखिए कोर कमेटी की बैठक है और कोर कमेटी में वो खास लोग होते हैं जो प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। इन तमाम लोगों के बीच में अमित शाह ये कहेंगे कि बहुत हो गया, आप अपनी रस्साकसी बंद कर दीजिए, खींचतान बंद कर दीजिए, मैसेज बहुत गलत जा रहा है पार्टी में, और अब वक्त आ गया है कि हमें एकजुट होकर के और पार्टी को 2023 और 2024 के लिए तैयार करना है। तो गिले शिकवे भुला दीजिए, नजदीक आइए और बैठ के बात कीजिए। कोई आपकी शिकायत है तो मुझे बता दीजिए। तो वो सबको एकजुटता का संदेश ही देने के लिए अपनी बात कहेंगे, साथ ही किस तरह से आगे बढ़ा जाए, कहाँ कार्य क्या क्या चल रहे हैं, पार्टी की बूथ स्तर पर रणनीति क्या है, किस तरह से शक्ति केंद्रों को मजबूत किया गया है। क्योंकि उन्होंने जो प्रयोग किए थे बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए, उनका आज भी वो फीडबैक लेते हैं। उनको पता है कि पार्टी के कार्यकर्ता को जो ताकत पार्टी देती है, अगर उसका धरातल पर असर हो रहा है तो ये पार्टी के लिए अच्छी बात है। लेकिन पार्टी प्रयोग भी करती है, काम भी करती है, लेकिन नतीजे नहीं आते तो फिर चिंता की बात हो जाती है कि आखिर चूक कहाँ हो रही है। चाहे केंद्र की योजनाएं हैं, उनका धरातल पर क्या असर है, वो भी फीडबैक जरूर लेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी योजनाएं जो है बीजेपी ने चलाई है, केंद्र की सरकार ने, फीडबैक भी लेंगे, नसीहत भी देंगे और 2 टूक शब्दों में चेताएंगे भी कि बहुत हो गया, अब जो है अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। आप साथ रह करके सारे लोग काम करें ताकि बीजेपी जो है 2023 में बड़े अच्छे मार्जिन से यहाँ पर चुनाव जीते, भारी बहुमत से यहाँ पर सरकार बनाए। बयानों से कुछ नहीं होगा, बयान दे करके विवाद खड़े मत कीजिए, आपस में सब लोग एकजुट हैं। तो एकजुटता का पाठ पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। जब अमित शाह को लगा कि राजस्थान में स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो कहीं न कहीं उसके मन में एक डर पैदा हो गया है कि अगर मेरी पार्टी इसी तरह चलती रही तो उसका 2023 में फिर से सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही बहुत सारे जो सवाल उठ रहे थे उनका जवाब भी वो देने आए हैं। साथ ही राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, इस जो बदलाव की धारणा है इसको भी खत्म करने की वो कोशिश करेंगे कि हम हर बार क्यों नहीं जीत रहे। पड़ोस के राज्यों में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में बीजेपी वापसी करती है, सत्ता में लगातार बनी हुई है पिछले 15-20 साल में, तो वो सिलसिला यहाँ थमना चाहिए। बीजेपी को लगातार जीत जो है मिलनी चाहिए, तो उस पर भी वो चर्चा करेंगे, क्योंकि बीजेपी की हालत कोई ज्यादा पतली नहीं है राजस्थान में। 1998 में बीजेपी में सिर्फ 34 सीटें जीती थी, 2003 में वो 120 सीटें लेकर के आई जब वसुंधरा राजे ने नेतृत्व किया। 2008 में वो हारे जरूर, लेकिन सीटों की तादाद 78 थी उनकी। 2013 में अब तक का रिकॉर्ड प्रदर्शन बीजेपी ने किया जब वो
174 सीटें जीत करके सत्ता में आए। 2018 में पार्टी 75 सीटों के आसपास रह गई, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव में पार्टी पूरी की पूरी 25 सीटें जीत रही है। एक सीट जरूर आरएलपी से समझौते के तहत दे दी गई थी। तो बीजेपी का प्रदर्शन बहुत शानदार है राजस्थान में, लेकिन हर 5 साल में एंटी इंकम्बेंसी आती है, बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाती है, लेकिन उसका प्रदर्शन ठीक रहता है। इस ठीक को और बेहतर करने के लिए और सत्ता में हमेशा बने रहने के लिए बीजेपी चिंतन कर रही है, मनन कर रही है। और आज जो है, जब अमित शाह की तकरीर होगी तो वो यही कोशिश करेंगे कि ये जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, ये जो जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, इनमें एक जोश का ऐसा संचार किया जाए जो पार्टी को लगातार जीत दिला सके। यही मुहिम उन्होंने छेड़ी है और इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए धरातल पर उतारने के लिए बाबूलाल, इस बेहतरीन प्रदर्शन में उपचुनाव के जो नतीजे थे, उन्होंने मकबल में जो है टाट के पैबंद का काम किया। और जैसे कि हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे चौथे नंबर पर खिसक गई, तो ये अपने आप में पार्टी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या इस दौरे के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा बीजेपी में, या कुछ चुनौतियां राजस्थान भाजपा संगठन में उसके बाद भी बरकरार रहेंगी? राम मंदिर बनने के कारण जी देखिए, चुनौतियां तो बरकरार रहेंगी, क्योंकि वसुंधरा राजे पीछे कदम खींच ले इसकी संभावना फिलहाल कम है। लेकिन एक अनुशासन देखने को मिलेगा। जो बयानबाजी होती है वसुंधरा राजे गुट की ओर से या सतीश पूनिया के गुट की ओर से, वो थम जाएगी। जो बयानबाजियां होती है उस पर विराम जरूर पार्टी लगा पाने में सफल हो जाएगी। अगर विराम नहीं लगता है और फिर भी नेता कोई न कोई बयान देते तो फिर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे नेताओं में पर कतरे जाएंगे, ये बात भी तय है, क्योंकि बीजेपी ज्यादा बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। उनको लगता है कि बहुत नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो भी गया है। अब जो है वक्त आ गया है कि जो नेता पार्टी को आंख दिखाते हैं, पार्टी की रीति नीति के अनुसार नहीं चलते हैं, पार्टी के सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं और विचार परिवार में दरार डालते हैं, तो जो पंचनिष्ठाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो पाठ पढ़ाया था अनुशासन का, उस पर चलने की कोशिश होगी। क्योंकि पार्टी में जो दरार है उसकी वजह से आपने खामियाजा भुगतना। अब आप देखेगा राज्यवर्धन राठौड़ का थोड़ा सा आप इसलिए सुनिएगा हल्का सा। जी देखो, मैं शूटर रहा हूं, थोड़ा कान से मुझे इतनी अच्छी तरह सुन नहीं सकता। अगर बोलना है तो ऐसा बोलो कि छप्पर नीचे आ जाए। बदलनी है या नहीं बदलनी? कौन बदलेगा? कौन बदलेगा? भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने राज्यवर्धन राठौड़ को सुना, राठौड़ क्या कह रहे हैं? इन कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि सरकार बदलनी है, कौन बदलेगा? हम बदलेंगे, यानी तमाम लोग मिल करके बदलेंगे जी। और ये बदलाव तभी आ सकता है जब बाबूलाल, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका अनुभव जो इसे लेकर के काफी रहा है राजनीति को लेकर के, खासतौर पर राजस्थान की। राजेंद्र राठौड़ को थोड़ा सा सुन लेते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ दरअसल आपसे ये भी इसके साथ साथ कि हर कोई बड़ा नेता जब आता है उसके दौरे में कद जो है वो किसी न किसी नेता का आगे भविष्य के हिसाब से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। क्या इस दौरे में कोई ऐसा नेता आपको नजर आ रहा है जिसका कद कुछ और ऊंचा हुआ हो अमित शाह के इस दौरे के बाद? देखिए, फिलहाल इस तरह की तस्वीर दिखाई नहीं दी है, क्योंकि अभी जब इस मंच पे जब नेता बैठेंगे और नजदीक जो लोग बैठेंगे, क्या अमित शाह उनके साथ में किस तरह से उनका आई कांटेक्ट होता है, किस तरह से वो बात करते हैं, कितनी नजदीकियां दिखती हैं और कितनी दूरियां दिखती है, ये इस मंच के ऊपर जब नेता बैठ करके आपस में चर्चा करते हैं तो इससे एक मैसेज जाता है। और नेता हमेशा किया करते हैं, जो बड़े नेता होते हैं वो अपने सामने से दृश्य पैदा करते हैं, और जो प्रदेश का नेतृत्व होता है वो कोशिश यही करता है कि नजदीकियां उनकी बनी रहे, ताकि जो सामने बैठे हुए कार्यकर्ता और नेता हैं उनमें एक सकारात्मक संदेश जाए। आप कैलाश चौधरी को सुनिए, देखिए जी। आज देखिए, कैलाश चौधरी है, उन्होंने जय जय श्री राम का नारा क्यों बुलंद किया? संघ से आते हैं और जब ये विधायक हुआ करते थे बायतू से पिछली बार, तब ये यानी कि कट्टर हिंदूवादी चेहरा थे राजस्थान की विधानसभा में, फायर ब्रांड लीडर थे और गोलियों से आरती करने तक के वक्तव्य देते थे। और सोनिया गांधी के खिलाफ भी इन्होंने जमकर आग उगली थी और उसके बाद में चर्चा में आए थे और बीजेपी ने इनको
मारवाड़ यानी कि बाड़मेर में बड़ा चेहरा बनाया। विधायक का चुनाव हार गए, उसके बाद इनको सांसद का टिकट मिल गया, चुनाव जीत गए और किसी को कल्पना भी नहीं थी, उम्मीद नहीं की थी कैलाश चौधरी केंद्र में मंत्री बन जाएंगे, लेकिन केंद्र में मंत्री बन गए और अभी कृषि कल्याण राज्य मंत्री हैं। तो हमेशा वो संघ को अपने करीब पाने की कोशिश करते हैं कि आरएसएस का उनको आशीर्वाद मिलता रहेगा तो वो राजस्थान में भी बड़ा चेहरा बनेगा आने वाले वक्त में। लेकिन फिलहाल आपने बाबूलाल ये भी देखे होंगे कि सिर्फ यहीं जय श्री राम के नारे नहीं लग रहे हैं, बाहर भी राम की का बड़ा सा कटआउट्स लगा है और साथ ही साथ राम मंदिर का भी मैं देख रहा था कि कटआउट लगाए गए हैं। उसके जरिए क्या संदेश है? काम कर रही है, विकास के काम कर रही है। जी देखिए, राम मंदिर एक बहुत बड़ा इशू था जिसे बीजेपी ने सुलझा लिया। आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है और इसी राम मंदिर के इशू पर बीजेपी चुनाव लड़ती रही, चुनाव दर चुनाव जीतती रही और आज जब भव्य राम मंदिर बन रहा तो आने वाले चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि राम का मंदिर बनना कोई आसान तो था नहीं, कानूनी पेचीदगियां थी, कोर्टों में बरसों तक मुकदमे चलते रहे। तो बीजेपी के जो विधि विशेषज्ञ नेता हैं उन्होंने कोशिश करके राम मंदिर बनाने में एक महत्वपूर्ण सफलता पा ली, तो बीजेपी ने एक बहुत बड़ा इशू सुलझा लिया। अब बीजेपी क्योंकि बहुसंख्यक जो मतदाता है वो हिंदू हैं, बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती रहती है और इस चुनाव में 2023 में और 2024 में राम मंदिर के मुद्दे पर वो वोट मांगेंगे, क्योंकि तब तक मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका होगा और बीजेपी अब जो है मतदाताओं के उस भ्रम को दूर करने की स्थिति में है। जब विपक्षी उन पर हमला बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी बता दी, निर्माण भी हो रहा है। अब इस सवाल पर बीजेपी का जो कार्यकर्ता अपने आप को बैकफुट पर महसूस करता था, उसकी नजरें कभी कभी झुक जाती थी कि मेरी पार्टी ने वादा तो कर लिया लेकिन ये वादा पूरा नहीं हो पा रहा है। अब जो है उसका हौसला बढ़ गया, उसकी हिम्मत बढ़ गई और इस इश्यू पे वो विरोधी पर भारी पड़ने को तैयार है, क्योंकि ये सदियों पुराना मामला था और इसको बीजेपी ने सुलझा करके भारत की जन आस्था के सबसे बड़े केंद्र हैं राम, तो उनके भक्त भी करोड़ों की संख्या में हैं जो वोट करते हैं। तो बीजेपी जो आने वाले दिनों में राम मंदिर का जो मुद्दा है उसके ऊपर वोट भी मांगेगी, क्योंकि पार्टी को राम के आशीर्वाद से इतनी बड़ी जीत मिली और कैलाश चौधरी जैसे नेता ऐसे ही आंदोलनों की उपज हैं जिन्होंने संघ में रहते हुए, शाखाएं लगाते हुए चुनाव जीते, चुनावी राजनीति में आए, आज केंद्र में मंत्री तक बन गए हैं। और अब जो है, क्योंकि भाजपा जो है हिंदुत्व का एक तरह से प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है और ये पार्टी जो है हमेशा बहुसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए हमेशा से वचनबद्ध रहती है और कोर इश्यू है हिंदुत्व उनका, तो उनका एजेंडे को वो लागू करने की पूरी कोशिश करते हैं। जो बड़े इश्यू उन्होंने हाथ में लिए थे वो अब पूरे होते जा रहे हैं। धारा 370 उन्होंने हटवाई, राम का मंदिर वो बना रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम वो कर रहे हैं जिसकी वजह से अब आम जनता के बीच में जो एक एंटी इनकम्बेंसी आती थी उसको वो थाम सकते हैं, वो उन पर बहस कर सकते हैं और आम जनता के बीच में ये बता सकते हैं हमारी पार्टी जो कहती थी वो करके दिखाती है। तो ऐसी सूरत में अमित शाह भी पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो जब अपने भाषण की शुरुआत करते थे तो दोनों मुट्ठियां भीग करके और हाथ खड़े करवाते थे और जय श्री राम का नारा लगवाते थे। मैंने खुद ने भी देखा है, मैंने खुद ने सुना भी है, शायद आज भी वो ऐसा करें, लेकिन अब वो क्योंकि गृह मंत्री उनकी स्ट्रेटजी बदल गई है, उनके बोलने का तरीका बहुत संजीदा हो गया है और बहुत बड़े नेता हो गए। तो ऐसी सूरत में वो किस तरह से जो भगवान राम को इन तमाम जो जनप्रतिनिधि अब ये जैसे कि आप बता रहे हैं, अब ये साफ है इससे कि जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में, उसमें भगवान राम बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आगामी दिनों में भी पार्टी अपनी रणनीति में इसको शामिल करके चलेगी और इसीलिए यहाँ पर ये जाहिर होता है जो कटआउट्स लगाए गए हैं, बड़े राम मंदिर का कटआउट लगा है या भगवान राम का कटआउट लगा है और नेताओं कि जो भाषा शैली है उसमें भी जय श्री राम की नारेबाजी लगातार हम देख रहे हैं। बड़े जो प्रथम पंक्ति के नेता हैं उनके भाषणों की शुरुआत भी इससे हो रही है। तो ये मान लें कि अब आगामी दिनों में एक थोड़ी सी रणनीति बदली है पार्टी की तरफ से और वो बदलाव देखने को मिलेगा कि अमित शाह के दौरे से क्या कुछ बदला है। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से रुक करूंगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।